हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शनलिज्म के बारे में और उसमें भी इमाइल डर्कहाइम का जो कंट्रीब्यूशन है या उनकी थ्योरीज है, मेथोडोलॉजी है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी में डिफरेंट टाइप के पर्सपेक्टिव्स कौन से हैं। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि देखने का तरीका या फिर उस सेम चीज़ को अलग अलग पर्सपेक्टिव वाले लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे फंक्शनलिस्ट है, उनका मानना है कि सोसाइटी में सोशल ऑर्डर या स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, या फिर मोस्टली सोसाइटी में स्टेबिलिटी या ऑर्डर होता है पर कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। और फंक्शनलिस्ट जो है वो मानते हैं कि सोसाइटी में हमेशा जो मेनली दो ग्रुप हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है या उनके बीच में स्ट्रगल होता है। तो ये है फंक्शनल और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का, जो कि मैक्रो पर्सपेक्टिव के अंदर आते हैं। और फिर आते हैं माइक्रो पर्सपेक्टिव। माइक्रो पर्सपेक्टिव में जो है वो मैक्रो पर्सपेक्टिव वाले सोसाइटी में जो इंडिविजुअल का क्या व्यू है वो नहीं पढ़ते, वो बस जो ग्रुप्स के बारे में या फिर सोसाइटी एज ए होल के बारे में पढ़ते हैं। पर जो माइक्रो पर्सपेक्टिव है उसमें जो थिंकर्स हैं वो इंडिविजुअल ने उस सोशल इवेंट को किस तरह से इंटरप्रेट किया, उसने क्या मीनिंग अटैच किया उससे, उसको पढ़ते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल तो जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर ज़्यादा एम्फेसिस है, और उसमें जो मैक्रो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का उसको स्टडी करते हैं। तो ये ध्यान रखना है मैक्रो वाले में। सो आज हम देखते हैं फंक्शनलिज्म के बारे में। तो फंक्शनलिज्म में जो मेनली क्या अजम्पशन है फंक्शनलिस्ट के वो देखते हैं। तो फंक्शनलिस्ट जो हैं वो सोसाइटी को एज ए सिस्टम देखते हैं कि सोसाइटी एक तरह का सिस्टम है जो डिफरेंट पार्ट्स को मिला के बना हुआ है और हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो सोसाइटी एज ए सिस्टम। नेक्स्ट है सोसाइटी हैज़ सर्टेन नीड्स, कि सोसाइटी की कुछ ज़रूरतें हैं और सोसाइटी में स्टेबिलिटी के लिए वो ज़रूरतें पूरी होनी ज़रूरी है। तो जो नीड्स को इन्होंने नाम दिया है वो है फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स। और नेक्स्ट है कि ईच पार्ट ऑफ सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू मेंटेनेंस ऑफ सोशल सिस्टम, कि जो सोसाइटी का हर पार्ट है, यानी काफ़ी पार्ट से मिलकर एक सोसाइटी है या सिस्टम है जो हमारा बना हुआ है, तो उसमें हर एक पार्ट का कुछ न कुछ फंक्शन है, वो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करता है सिस्टम में स्टेबिलिटी के लिए। सो कि ईच पार्ट कंट्रीब्यूट टू मेंटेनेंस ऑफ सोशल सिस्टम। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फैमिली है, ये एक पार्ट है हमारी सोसाइटी का। अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, जैसे स्टेट हो गया, रिलीजन हो गया, इकोनॉमी है, तो वो सब अलग अलग कुछ न कुछ काम करते हैं। जो फैमिली है उसका मेन काम है जो नए मेंबर होते हैं हमारी सोसाइटी में, न्यू बॉर्न्स, उनको सोशलाइज करना। तो ये होता है फैमिली का काम। तो अगर उनको सोशलाइज करेंगे तो उनमें जो वैल्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी की, वो एक तरह से जो न्यू बॉर्न है वो इंटरनलाइज कर लेते हैं सोशलाइजेशन के थ्रू। तो फिर जो सब में वो ही वैल्यूज़ आएंगी, तो फिर सबके गोल भी कॉमन होंगे, और सबके गोल कॉमन होंगे तो फिर सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहेगी, कोई डेविएंस कम होगा। सो ये है फैमिली का फंक्शन। तो इसी तरह अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं सोसाइटी में उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। और जो फंक्शनलिस्ट हैं वो एम्फोसाइज करते हैं सोशल इंटीग्रेशन पे, सोशल स्टेबिलिटी, वैल्यू कंसेंसस। तो इनका मेन कंसर्न रहता है कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी किस तरह से रखें या फिर सोसाइटी में इंटीग्रेशन को किस तरह से मेंटेन किया जाए। इसमें मेन थिंकर जो है वो है इमाइल डर्कहाइम और पार्सन्स एंड मर्टन। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। टालकट पार्सन्स ने बोला था कि मेन टास्क ऑफ सोशियोलॉजी इज टू एग्जामिन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पैटर्न्स ऑफ वैल्यू ओरिएंटेशन इन सोशल सिस्टम। ये है पार्सन का। तो अभी हम आगे देखते हैं कि इमाइल डर्कहाइम की क्या थ्योरीज है। तो इसमें मेनली हम सोशल फैक्ट्स के बारे में देखेंगे, जिसमें उनकी मेथडोलॉजी बताई उन्होंने कि सोशियोलॉजिस्ट को क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, है ना, किस टाइप से उनको चीज़ें, उनका जो मेन
एम्फेसिस है डर्कहाइम का वो है कि नेचुरल साइंस जिस तरह से एक जनरल लॉ बनाती है किसी चीज़ को स्टडी करने के बाद, तो वैसे ही हमें सोसाइटी में भी जो जनरल लॉज हैं उन पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इनका सुसाइड पे स्टडी है, वो देखेंगे। डिवीज़न ऑफ लेबर पे स्टडी है और रिलीजन पे। तो ये सब देखेंगे हम डर्कहाइम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि सोसाइटी, जो डर्कहाइम ने बोला था कि सोसाइटी इज सुई जनरस, यानी ये अपने आप में एग्जिस्ट करती हैं, ये इंडिविजुअल्स पे डिपेंड नहीं करती। कि जैसे डर्कहाइम ने बोला था कि सोसाइटी इज़ नॉट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, कि ग्रुप किस, जब इंडिविजुअल एक साथ आएंगे तभी सोसाइटी बनेगी, ऐसा नहीं है। डर्कहाइम ने बोला कि सोसाइटी कि अपने आप में एक अलग एग्जिस्टेंस है और जो कि इंडिविजुअल्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो उसको बोला था कि सोसाइटी इज सुई जेनेरिस, कि इंडिविजुअल सोसाइटी में दे बोर्न इनटू सोसाइटी बट सोसाइटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल्स। सो ये है कि सुई जेनेरिस, सोसाइटी इज सुई जेनेरिस। सब्जेक्ट मैटर जो बताया है डर्कहाइम ने कि सोशियोलॉजिस्ट को किस चीज़ को स्टडी करना चाहिए, वो है सोशल फैक्ट्स। तो अब सवाल आता है कि सोशल फैक्ट्स क्या हैं। जो डर्कहाइम ने डिफाइन किया है वो देख लेते हैं कि सोशल फैक्ट्स आर वेज ऑफ थिंकिंग, एक्टिंग, फीलिंग विच आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल एंड आर endowed with the power of coercion by reason of which they control him। तो इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल फैक्ट के, जो कि डर्कहाइम ने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स बुक है उनकी 1895 में पब्लिश हुई, उसमें बताया कि जो सोशल फैक्ट्स हैं, जैसे रिलीजन एक सोशल फैक्ट है, डिवीज़न ऑफ लेबर एक सोशल फैक्ट है। तो जो सोशल फैक्ट्स हैं वो एक्सटर्नल हैं, इंडिविजुअल के एक्सटर्नल है। वो जैसे सोसाइटी उन्होंने बोला कि सुई जेनेरिस है, कि वो ऑलरेडी अपने आप में एग्जिस्ट करते हैं, और इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी में जन्म लेता है। वैसे ही जब हम जन्म लेते हैं तो रिलीजन जो है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो हमारे एग्जिस्ट करने पे डिपेंड नहीं करता, वो हमसे एक्सटर्नल है। तो उसको बोलते हैं कि एक्सटर्नलिटी। कंस्ट्रेनिंग यानी वो कुछ काम करने के लिए इंडिविजुअल को मजबूर करते हैं और कुछ काम करने से रोकते हैं, जैसे रिलीजन है। रिलीजन में अलग अलग रिलीजन में कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड होती है, तो वो हो गया एक तरह से कंस्ट्रेनिंग। जनरलिटी यानी डर्कहाइम ने बोला था कि जो सोशियोलॉजिस्ट है वो जो जनरल सोशल फैक्ट्स हैं उनको स्टडी करें, यानी सोशल फैक्ट्स का जो जनरल ट्रेंड है या पैटर्न है उसको स्टडी करना चाहिए, न कि एक्सेप्शनल केसेस को स्टडी करना चाहिए। तो उसको बोला है कि जनरलिटी। और इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जो सोशल फैक्ट्स हैं वो इंडिविजुअल की विल पे डिपेंडेंट नहीं करते, कि जब इंडिविजुअल चाहेगा तब एग्जिस्ट करेगा सोशल फैक्ट और जब नहीं चाहेगा तब नहीं करेगा। जैसे रिलीजन है, अगर कोई व्यक्ति रिलीजन को नहीं मानता तो इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता, करता है। तो वो इंडिविजुअल की जो इच्छा है उस पर डिपेंडेंट नहीं होते, उससे इंडिपेंडेंट है जो सोशल फैक्ट्स हैं वो। तो ये हमें याद रखना है, ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि विच वन इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट्स। और बुक भी याद रखनी है। सोशल फैक्ट्स को 2 टाइप्स बताया सोशल फैक्ट के डर्कहाइम ने, एक है मटेरियल सोशल फैक्ट और एक है नॉन मटेरियल। डर्कहाइम ने इन दोनों में से जो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा एम्फेसिस किया है कि इनको स्टडी करना चाहिए। मटेरियल सोशल फैक्ट वो है जिनको हम जो एक तरह से मान सकते हैं टेंजिबल है। तो इसमें जो हमारा आर्किटेक्चर आता है, टेक्नोलॉजी है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, डायनेमिक डेंसिटी और लॉ या स्टेट, चर्च, वो सब है मटेरियल। और जो नॉन मटेरियल है उसमें आता है कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन वो है, इसको सोशल इंस्टीट्यूशन को हम जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं हमारे सोसाइटी में उनसे कंफ्यूज नहीं करना, वो अलग होती है। और सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली है, मैरिज है, ये सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन, कल्चर, मोरलिटी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या कंसाइंस या सोशल करंट्स, ये है नॉन मटेरियल फैक्ट्स।
तो ये भी याद रखना है कि कौन सा मटेरियल है, कौन सा नॉन मटेरियल है। नॉन मटेरियल वो है जो हमारे कहीं बाहर एग्जिस्ट नहीं करता पर दिमाग में एग्जिस्ट करता है, या फिर इंडिविजुअल जो इंटरनलाइज किया सोशलाइजेशन के थ्रू, तो वो उनके सबकॉन्शियस में है, पर कहीं ऐसे हम उसको टेंजिबली ऐसे टच करके और वैसे देख नहीं सकते। सो ये उसमें आएगा कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन, मोरालिटी, कलेक्टिव कंसाइंस और सोशल करंट्स। नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स कैन बी स्टडीड ओनली इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ मटेरियल सोशल फैक्ट। तो इसको डर्कहाइम ने बोला था इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि जो जिन चीज़ों को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उनको हम इनडायरेक्टली उनका जो प्रभाव है किसी चीज़ पे, उसके थ्रू हम स्टडी करते हैं। जैसे जो नॉन मटेरियल फैक्ट है, उनको हम डायरेक्टली नहीं स्टडी कर सकते, कि जो हमारी कलेक्टिव कंसाइंस है उसको हम डायरेक्टली कैसे देख ही नहीं सकते हो, तो उसको कैसे स्टडी करेंगे। तो इसको हम, जैसे कलेक्टिव कंसाइंस है वो हमारी जो हमारा रिलीजन है उसके थ्रू रिप्रेजेंट हो सकती है। तो हम जो जैसे रिलीजन में हम हमारी अलग अलग प्रैक्टिसेस होती है कि पूजा पाठ करना, और जो अलग अलग प्रैक्टिसेस है या है ना, उनको स्टडी करके जो मटेरियल होती है जिनको हम देख सकते हैं, स्टडी कर डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को देख के हम एक तरह से इन्फरेंस या कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो हमारी कलेक्टिव कंसाइंस है वो ये है। तो नॉन मटेरियल फैक्ट्स को हम डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर सकते, पर इनडायरेक्टली उनका जो मटेरियल सोशल फैक्ट्स है या फिर उनका जो मैनिफेस्टेशन है सोशल जो मटेरियल फैक्ट्स के थ्रू, तो उससे स्टडी करते हैं उसको। डर्कहाइम ने जो है सोशल फैक्ट्स को या सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो है, एक है सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। ये याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। डर्कहाइम ने बताया था, कुछ रूल्स बताए थे कि सोशल फैक्ट्स को हमें कैसे स्टडी करना चाहिए। तो उसमें से 4 मेन रूल है। वो है कि रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, की सोशल फैक्ट को कैसे ऑब्जर्व कैसे करेगा सोशियोलॉजिस्ट। तो उन्होंने बोला था कि सबसे पहले तो हमें सोशल फैक्ट को एज ए थिंग मानना है, वो कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है। वो एक, जैसे नेचुरल साइंसेस में जो हमारे सब मैटर होते हैं, नेचुरल मैटर, उसको हम एज ए थिंग स्टडी करते हैं, वैसे ही सोशल फैक्ट को भी एज ए थिंग स्टडी करना है, न कि एज ए एब्स्ट्रैक्ट कोई चीज़ वैसे नहीं स्टडी करना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते सोशल फैक्ट सबसे पहले तो उनको एज ए थिंग स्टडी करना है। जैसे जो टोटेम है, टोटेम जो है वो क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटेम कोई भी जिस पेड़ या किसी भी चीज़ को, या फिर जिसको हम मान लो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में जिसकी पूजा पाठ करते हैं, जिसको पवित्र मानते हैं, तो वो हो गया टोटेम। ये कोई पेड़ भी हो सकता है या फिर किसी एनिमल का जो होता है उसका मतलब कोई पत्थर का ऐसा डिज़ाइन बना के वो भी रख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं टोटेम। तो वो जो टोटेम है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो एक चीज़, उसको एज ए थिंग स्टडी कर सकते हैं। और जो टोटेम है वो है ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो ये जो हमने पहले एग्जांपल देखा था। और नेक्स्ट है रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन में ये बताया कि जो सोशल फैक्ट है उनको हमें कुछ कैटेगरीज में क्लासीफाई करना है। ऐसे उनको बिना अनक्लासिफाइड हम नहीं छोड़ सकते कि बस सोशल फैक्ट है ये अलग, सोशल फैक्ट है ये अलग है। नहीं, हमें उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना है। जैसे मॉर्फोलॉजिकल फैक्ट, मॉर्फोलॉजिकल फैक्ट्स में वो आएंगे जैसे हमारी पॉपुलेशन कितनी है और वो सब। इंस्टीट्यूशनल फैक्ट्स में जैसे रिलीजन है वो एक इंस्टीट्यूशन है, डिवीजन ऑफ लेबर है ये एक इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी में। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट्स या सोशल करंट्स, ये इंस्टीट्यूशनल फैक्ट्स वो होते हैं जिनको सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिया गया है, एक्सेप्टेंस मिल गई है, तो वो है इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल वो है जिनको सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, वो
जैसे मॉब बिहेवियर है या फिर सुसाइड की एक हद से ज़्यादा रेट बढ़ जाना, उन सबको एक्सेप्ट नहीं करती सोसाइटी। तो वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट या सोशल करंट्स। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। इसमें सोशल फैक्ट्स जो हैं वो सोशियोलॉजिस्ट को ये बताना कि ये जो सोशल फैक्ट है वो नॉर्मल स्टेट में है या पैथोलॉजिकल स्टेट में। यानी जैसे क्राइम का 1-2% क्राइम अगर हो रहा है तो वो हो सकता है सोसाइटी में नॉर्मल माना जाए, पर उससे ज़्यादा अगर हो गया तो वो पैथोलॉजिकल हो जाएगा, यानी वो फंक्शनल नहीं होगा सोसाइटी के लिए, वो डिसफंक्शनल हो जाएगा, वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सोसाइटी में। तो सोशियोलॉजिस्ट को ये बताना होता है कि नॉर्मल है या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट है सोशल फैक्ट्स की। रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन में ये बताया था कि सोशियोलॉजिस्ट जब ये स्टडी करेगा, सोशल फैक्ट को ऑब्जर्व करेगा, क्लासीफाई करेगा, तो जब उसको एक्सप्लेन करेगा तो कुछ रूल्स हैं एक्सप्लेन करने के। तो वो है कि ऑब्जेक्टिविटी, पहला कि सोशियोलॉजिस्ट अपने बायसेस वैल्यूज़ को साइड में रख के उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से एक्सप्लेन करेगा उस सोशल फैक्ट को, और उसमें जो मेथड यूज़ होंगे वो सिमिलर होंगे जो नेचुरल साइंसेस में यूज़ होते हैं। जैसे डरकहाम ने यूज़ किया था क्वांटिटेटिव मेथड, उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सुसाइड वाली स्टडी में, और इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, ये सब यूज़ करने हैं सोशियोलॉजिस्ट को। और जब एंड में जब थ्योरी प्रूव हो जाएगी उनकी हाइपोथेसिस, तो हमें जनरल लॉ बनाने हैं। एक्सेप्शनल केसेस को नहीं स्टडी करना, जबकि जनरल पैटर्न को स्टडी करके एक सोसाइटी का जनरल लॉ बनाना है, जिससे हम प्रिडिक्ट कर पाएँ कि आने वाले टाइम में सोसाइटी किस डायरेक्शन में जाएगी, वो सब। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिवीज़न ऑफ लेबर। डरकहाइम ने बोला था कि जो सिंपल या जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर बहुत कम था, और जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर ज़्यादा है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है वो देखते हैं पहले। जैसे जो प्रिमिटिव टाइप में अगर मान लो गाड़ी बनानी होती तो एक पूरी गाड़ी एक ही इंसान बनाता है, पर मॉडर्न सोसाइटी में डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया है, तो वो जो टायर अलग इंसान बनाएगा, उसकी स्टेयरिंग अलग इंसान बनाएगा, गेट अलग इंसान बनाएगा। तो वो सब कि एक ही चीज़ को बनाने के लिए उसमें जो अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे वो अलग अलग इंसान काम करता है उस पर। तो वो जो एक ही काम है उसको अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दिया है, तो उसको बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। सो डिवीज़न ऑफ लेबर के बेस पे डरकहाइम ने कुछ जो बताया था कि सोसाइटी में सॉलिडेरिटी किस टाइप की होती है या फिर किस वजह से होती है जो होती है। तो सिंपल सोसाइटी में डरकहाइम ने बोला था कि जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी होती है वो हाई होती है और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी लो होती है। सो मैकेनिकल जो सॉलिडेरिटी होती है वो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी का रीज़न होता है कि जो लोग होते हैं वो सिमिलर काम कर रहे होते हैं। जो प्रिमिटिव सोसाइटी है उसमें सब लोग एग्रीकल्चर करते हैं, सब लोग एनिमल रियरिंग करते हैं, तो सबका काम सेम है, तो उनका सबका गोल सेम है, सबकी वैल्यूज सेम है। तो जो सिमिलैरिटी या रिजेम्बलेंस के बेस पे जो सॉलिडेरिटी होती है सोसाइटी में उसको बोलते हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। तो ये प्रिमिटिव या सिंपल सोसाइटी में सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जाते हैं तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी कम होती जाती है। उसी तरह ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी जो होती है वो जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें होती है, और मॉडर्न सोसाइटी में जो डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया या फिर डिफरेंशिएशन हो गया या काम का जो स्पेशलाइजेशन डेवलप हो गया है कि जैसे टायर बनाना वो एक इंसान करेगा तो वो टायर का जो स्पेशलिस्ट है वो ही करेगा। तो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी जो है वो डिफरेंशिएशन या स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड है। तो सिंपल सोसाइटी में बहुत कम होती है और मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी होती है। तो मॉडर्न सोसाइटी में डिवीज़न ऑफ लेबर ज़्यादा है यानी डिफरेंशिएशन ज़्यादा है, और लोगों के गोल सबके अलग अलग होंगे, डिवीज़न ऑफ लेबर ज़्यादा है तो जो लोगों की वैल्यू जो शेयर करते हैं लोग वो भी अलग अलग होगी। वैल्यूज़ अगर उनकी अलग अलग होंगी तो जो कलेक्टिव कंसाइंस है या फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है हमारी वो वीक होगी, और वीक होगी तो वो एक दूसरे से जो उनकी वैल्यूज़ है उससे कनेक्टेड नहीं होंगे लोग, जबकि वो लोग एक दूसरे पे
मटेरियल नीड्स के लिए डिपेंडेंट होंगे। जैसे कोई इंसान है, वो सारा, जैसे सिंपल सोसाइटी होती है, उसमें सब लोग अपने एग्रीकल्चर करते हैं, सब लोग एनिमल रियरिंग करते हैं, तो वो अपनी बेसिक नीड्स एक इंसान खुद ही कंप्लीट कर लेता है। पर मॉडर्न सोसाइटी में सब अलग अलग एक स्पेसिफिक पार्ट पे ही काम कर रहे होते हैं, तो उनको बाकी चीज़ों के लिए दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो डिपेंडेंट होने से जो सॉलिडेरिटी आती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। जैसे, हाँ, तो जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर ज़्यादा है, जिससे लोगों के गोल अलग अलग हैं, वैल्यूज़ उनकी अलग अलग हैं, तो वो वैल्यूज़ शेयर नहीं करते। तो यहाँ जो है बॉन्ड है वो सिमिलर वैल्यूज़ की वजह से नहीं है, यहाँ जो बॉन्ड है वो है डिपेंडेंसी की वजह से। लोगों में सॉलिडेरिटी क्यों है? क्योंकि वो अपनी नीड्स के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पर जो सिंपल या प्रिमिटिव सोसाइटी थी उसमें सब सिमिलर एक्टिविटी करते थे, सबका गोल सेम होता था, और अपनी बेसिक नीड्स पे ज़्यादा वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद ही कंप्लीट कर लेते थे। तो जो वहाँ की जो सॉलिडेरिटी थी वो सिमिलर वैल्यूज़ या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे डिपेंडेंट थी। तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। सो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है वो, उसका रीज़न है डिपेंडेंसी, कि लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और इसका रीज़न है कि वो सेम वैल्यूज शेयर करते हैं। तो इसका रीज़न है या तो डिफरेंशिएशन और डिपेंडेंसी, और इसका रीज़न है सिमिलैरिटी। सो ये याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं कि और जो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड जो सॉलिडेरिटी है उसको क्या बोलते हैं, या रिजेम्बलेंस या सिमिलैरिटी पे बेस्ड जो सॉलिडेरिटी है उसको क्या बोला है डर्कहाइम ने। जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें रेस्टिट्यूटिव लॉ या फिर रिफॉर्मेटिव की, और जो सिंपल सोसाइटी है उसमें रिप्रेसिव लॉ, यानी जो आंख के बदले आंख वाले जैसे लॉ, वैसे कानून एग्जिस्ट करते हैं। जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें जो क्राइम करता है उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं, न कि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ सज़ा देना नहीं होता, उसको सुधारना होता है। तो ये डिफरेंस है कुछ। और जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है वो मैंने बता दिया, बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन एंड डिपेंडेंसी। तो डर्कहाइम ने बताया था कि जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी होती है प्रिमिटिव सोसाइटी में, तो उससे जो हमारा ट्रांजिशन होता है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में, उसका रीज़न क्या है कि हम मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में ट्रांजिशन हुआ ही क्यों, हम क्यों ही आए, प्रिमिटिव में ही क्यों नहीं रहे। तो उसका रीज़न है कि डायनेमिक डेंसिटी। डायनेमिक डेंसिटी दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, वो है, एक है मटेरियल डेंसिटी और दूसरी है मोरल डेंसिटी। मटेरियल डेंसिटी में ये आता है कि पॉपुलेशन कितनी है सोसाइटी में, यानी नंबर ऑफ पीपल। और मोरल डेंसिटी में आता है कि वो जो लोग हैं सोसाइटी में हमारे में, उनके बीच में इंटरेक्शन कितना है, तो वो हो गया मोरल डेंसिटी। सो डायनेमिक डेंसिटी है कि नंबर ऑफ पीपल और साथ में उनका कम्युनिकेशन कितना है। जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी उसमें डायनेमिक डेंसिटी कम थी, क्योंकि लोग भी कम थे और उनमें आपस में कम्युनिकेशन भी कम था, क्योंकि कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, तो वो इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे इतना ज़्यादा। जबकि मॉडर्न सोसाइटी है उसमें डायनेमिक डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और जो इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन के मीडियम भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा हो गया। सो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें हाई डायनेमिक डेंसिटी है, यानी लोग ज़्यादा हैं, तो उनमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं, तो हाई कंपटीशन होगा, तो जो सबसे ज़्यादा फिट होगा उस जॉब के लिए वो जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं उनमें रहेंगी, और जो अनफिट लोग होंगे वो कुछ नया क्रिएट करेंगे, नया ऑक्यूपेशन क्रिएट करेंगे या कुछ नया स्पेशलाइजेशन क्रिएट करेंगे अपने सर्वाइवल के लिए, और इससे डिवीज़न ऑफ लेबर बढ़ेगा। तो ये सब हमें याद रखना है कि ट्रांजिशन का रीज़न क्या है, डायनेमिक डेंसिटी। ये भी पूछते हैं कि मटेरियल डेंसिटी का क्या मतलब है, मोरल डेंसिटी का क्या मतलब है, और कौन सी सोसाइटी में कौन सी डेंसिटी हाई या लो होती है। जो फंक्शनलिस्ट है उनका मानना है कि हर जो सोशल फैक्ट है या फिर ईच पार्ट ऑफ सोसाइटी हैज़ सम फंक्शन। तो हम देखते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर का क्या फंक्शन है।
सो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो एक तो सोशल इंटीग्रेशन बढ़ाती है क्योंकि लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, और दूसरा वो एक तरह का सेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी भी देती है। इतना ज़्यादा डिवीज़न ऑफ लेबर है तो लोग उनके पास चॉइस ज़्यादा है, उनके पास लिबर्टी है कौन सा ऑक्यूपेशन करना है। तो एक तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी वाला सेंस भी रहती है जो मॉडर्न सोसाइटी में ज़रूरी है, और दूसरा है कि वो सोसाइटी में इंटीग्रेशन भी बनाए रखती है, सोसाइटी को जोड़े रखती है क्योंकि लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा हैं। सो ये है डिवीज़न ऑफ लेबर के दो फंक्शन। नेक्स्ट डरखाइम ने बोला था कि एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर बताई थी डरखाइम ने, वो कौन सी वो देख लेते हैं। पहली है एनोमिक डिवीज़न ऑफ लेबर, जब जो सोसाइटी में इकोनॉमिक ट्रांजिशन हो रहा होता है या फिर इकोनॉमिक बूम के टाइम या बस्ट के टाइम जो रूल्स होते हैं पहले के, वो उतना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते। तो एक तरह से नॉर्मलेसनेस जो आ जाती है उसको बोलते हैं एनोमिक। तो वो जो एनोमिक डिवीज़न ऑफ लेबर है वो एक एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर है, यानी कह सकते हैं कि पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर है वो। दूसरी है इनएडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन और पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीज़न ऑफ लेबर, और तीसरा है फोर्स्ड डिवीज़न ऑफ लेबर। तो ये सब पैथोलॉजिकल स्टेट हैं डिवीज़न ऑफ लेबर की। तो डरखाइम ने बोला था कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है उसको हम नॉर्मल स्टेट में कैसे लेके आ सकते हैं। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था एक सोशलिस्ट स्टेट का, जो कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है सोशलिस्ट स्टेट का वो अलग है और डरखाइम का अलग है। तो डरखाइम ने बोला था कि सोशलिस्ट स्टेट वो स्टेट होगा जहाँ पे अलग अलग ऑक्यूपेशंस के अलग अलग एसोसिएशन बने होंगे, ग्रुप्स बने होंगे, और वो ग्रुप्स उस पर्टिकुलर जो ऑक्यूपेशन है उसके कुछ एथिकल कोड्स बनाएगा और उनको इम्प्लीमेंट करेगा लोगों पे, ताकि लोग जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं उनको ना भूलें और उन वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए काम करें। तो फिर तभी डिवीज़न ऑफ लेबर नॉर्मल स्टेट में आ सकता है। नेक्स्ट जो है वो है डरखाइम की सुसाइड पे थ्योरी। उन्होंने सुसाइड पे स्टडी किया था। उनकी स्टडी से पहले सुसाइड को एक इंडिविजुअल एक्ट माना जाता था कि वो इंडिविजुअल की मेंटल स्टेट वैसी होती है तो इसलिए वो सुसाइड करता है, तो वो ही बस उसका रीज़न माना जाता था। पर डरखाइम ने जब अपनी स्टडी की, उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ के पुलिस स्टेशन से डेटा उठाए सुसाइड की और फिर उनको स्टडी किया, तो फिर उन्होंने पाया कि ये जो सुसाइड है वो सिर्फ इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है, ये मेनली सोशल है, इंडिविजुअल या साइकोलॉजिकल रीज़न सेकेंडरी है। तो उन्होंने बोला था कि ये एक सोशल फिनोमेना है सुसाइड है। और उनकी स्टडी में उन्होंने पाया कि अलग अलग कंट्रीज़ में या अलग अलग सोशल ग्रुप्स में अलग अलग सुसाइड रेट्स थी। तो उन्होंने जो अपना सुसाइड को डिफ़ाइन किया है उसको इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि सुसाइड इज़ एनी एक्ट ऑफ डेथ caused by directly or indirectly positive or negative action of the individual himself which he knows will produce this result। तो पहली कंडीशन तो है कि जो इंडिविजुअल है जो एक्ट कर रहा है उसको पता है कि कहीं ना कहीं इससे सुसाइड या डेथ हो सकती है उसकी, तो पहले तो वो नोइंगली करता है उस चीज़ को। तो पॉजिटिव एक्शन होता है कि जो एक्शन करेगा उससे डायरेक्ट यानी उसकी डेथ होगी, तो जैसे उसने पॉइजन पिल ली और उसकी डेथ होगी। और एक होता है नेगेटिव एक्शन, वो कुछ एक्शन नहीं करता उसमें, जैसे स्टारवेशन, उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा पर फिर भी स्टारवेशन से डेथ होती है। तो ये पॉजिटिव है कि जिसमें उसने कुछ एक्ट किया सुसाइड के लिए या डेथ के लिए। जो कि नेगेटिव एक्शन है उसमें उसने कुछ किया नहीं पर फिर भी उस इन एक्शन से भी उसका डेथ होगा। तो ये स्टारवेशन हो गया नेगेटिव एक्शन, और पॉजिटिव एक्शन हो गया जैसे डायरेक्टली पॉइजन ले लेना। तो ये है कि विक्टिम जो है जो सुसाइड कर रहा है वो उसको पता है कि वो उससे कहीं ना कहीं उसकी डेथ हो सकती है। इनडायरेक्ट एक्ट का मतलब होता है कि जैसे डायरेक्टली उस एक्शन से ज़रूरी नहीं है डेथ हो ही, जिस पर होने के चांसेस होते हैं। जैसे कोई सोल्जर है वो बॉर्डर पे जाता है पर अगर कभी पर उसको पता रहता है कि कभी ना कभी
डेथ हो सकती है पर फिर भी वो जाता है। तो ये डायरेक्ट रीज़न ये नहीं है कि सुसाइड करने के लिए जा रहा है, पर वो जो काम करने जा रहा है उसका हो सकता है कि उसमें ये कॉन्सिक्वेंसेस हो। तो ये है सुसाइड की डेफिनेशन। उन्होंने जो स्टडी करके जो फाइनल कंक्लूजन दिया उसमें उन्होंने पाया कि जो मेल हैं उनमें सुसाइड रेट ज़्यादा है फीमेल के कंपैरिजन में, बैचलर्स हैं उनमें ज़्यादा है मेरिड के कंपैरिजन में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में सुसाइड रेट ज़्यादा है, अंडर डेवलप्ड में कम है। जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन को मानते हैं उनमें ज़्यादा है। उसका रीज़न उन्होंने दिया कि जो प्रोटेस्टेंट है रिलीजन है वो अपने जो फॉलोवर हैं उनको अपने तरीके से रिलीजन को इंटरप्रेट करने की वो फ्रीडम देता है, इसलिए उनमें ज़्यादा होती है। अगर कोई मेन है साथ में वो क्रिश्चियन है और अनमेरिड है तो उसमें चांसेस ज़्यादा होंगे विमेन जूस और मेरिड के कंपेरिजन में। उन्होंने बोला था कि सुसाइड के दो रीज़न हो सकते हैं या फिर दो फोर्सेस है जो सुसाइड को कम ज़्यादा करने में काम करती है। तो एक थी फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन, दूसरा है फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन। फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन में जो हम जो चीज़ों को इंटरनलाइज कर लेते हैं सोशलाइजेशन के थ्रू, तो फिर जो चीज़ें हम इंटरनलाइज कर लेते हैं वो हमारी होती है कलेक्टिव सेंटिमेंट्स। तो ये है इंटीग्रेशन। रेगुलेशन होता है जो बाहर से रूल बनाते हैं, स्टेट के रूल्स हो गए, सोसाइटी के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल। ये एक्सटर्नल नहीं होता, ये इंडिविजुअल इतना इंटरनलाइज कर लेता है कि उसको एक्सटर्नल नहीं लगता, तो वो इंटरनल होता है। तो इसमें अगर इंटीग्रेशन ज़्यादा है तो वो होता है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। इसमें मतलब कि हाई इंटीग्रेशन का मतलब है कि उसने बहुत ज़्यादा उन जो वैल्यूज़ है सोसाइटी की उनको इंटरनलाइज कर लिया और वो जो एक्ट है वो खुशी खुशी करता है, जैसे सती हो गया या फिर जौहर का एक्ट हो गया। तो ये कोई बाहर से फोर्स नहीं करता इनको, पर वो अपनी वैल्यूज़ ऐसी है उनकी कि वो ये एक्ट करते हैं सती का। और अगर कम इंटीग्रेशन हो तो उससे होता है इगोइस्टिक सुसाइड, जो जब डिप्रेशन या फेलियर की टाइम होता है। तो ये है इंटीग्रेशन की वजह से। रेगुलेशन अगर हाई है तो वो होता है फेटलिस्टिक सुसाइड। ये होता है जो स्लेव्स, उन पे बाहर से इतना प्रेशर होता है कि उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ भी उनके डिसीजन की वजह से नहीं हो रहा, उनके पास कोई डिसीजन लेने की फ्रीडम नहीं है। तो ये हो गया स्लेव्स में। और एक और है एनोमिक, जब ये नॉर्मलेस या जब रेगुलेशन या रूल्स इतने बने नहीं होते, ऐसी सिचुएशन होती है तब। जैसे जो इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे जो पहले के जो रूल्स होते हैं वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं होते और नए रूल अभी तक इतने बने नहीं होते। तो जो नॉर्मलेस की कंडीशन होती है उसको बोलते हैं एनोमी। और इसकी वजह से जो सुसाइड होता है वो इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक बूम या बस्ट के टाइम पर होता है, तो वो होता है इकोनॉमिक सुसाइड। तो ये मैंने चार्ट बनाया है। जो हाई रेगुलेशन की वजह से जो सुसाइड होते हैं और हाई इंटीग्रेशन की वजह से जो सुसाइड होते हैं वो होते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी में, और लो इंटीग्रेशन और लो रेगुलेशन की वजह से जो होते हैं वो होते हैं मॉडर्न सोसाइटी में। तो इनमें जो एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने जो अभी बताया आपको, और ये सब एग्जांपल कौन सी फोर्स की वजह से हो रहा है और किस टाइप का हो रहा है, तो वो सिर्फ याद रखना है। डर्कहाइम ने जो अपनी सुसाइड की स्टडी में जो मेथड्स यूज़ किए थे वो था एक इम्पॉर्टेंट मेथड, वो है मल्टीवेरिएट एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे ए, बी और सी, और ये तीनों का असर हो रहा है सुसाइड पे। मान लीजिए ये रिलीजन है, ये मेरिड या अनमेरिड वाला है और ये कुछ और मान लीजिए। तो जब वो स्टडी करेगा कि देखना कि एक वेरिएबल का असर हो रहा है कि नहीं, तो बाकी दो को कांस्टेंट रखेगा, उनको चेंज नहीं करेगा, और एक को मैनिपुलेट करेगा, उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी जो भी चेंज करेगा, तो उससे असर देखेगा कि सुसाइड हो रहा है कि नहीं। फिर जब ए का इफेक्ट देखना होगा तो बी का देखना होगा तो ए और सी को कांस्टेंट रखेंगे, उनको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ बी की वैल्यूज़ में चेंज करेंगे। और इसी तरह फिर ए और बी को कांस्टेंट रखेंगे और सी की वैल्यू में चेंज करेंगे। तो इसको बोलते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस, जिसमें एक वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेक करने के लिए बाकी वेरिएबल को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस। रिलीजन डर्कहाइम की थ्योरी में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिलीजन को डर्कहाइम ने
एज ए सोशल फैक्ट माना है कि रिलीजन जो है एक सोशल फैक्ट है, या फिर रिलीजन जो है वो सोसाइटी के लोगों ने ही क्रिएट किया है। वो कोई सुपर नेचुरल पावर या गॉड से रिलेटेड नहीं माना जो डरखाइन ने रिलीजन को। तो डरखाइन ने जो रिलीजन है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर सबसे पहले रिलीजन का ओरिजिन कैसा हुआ उसको जानने के लिए डरखाइन ने अरुंटा ट्राइब जो कि ऑस्ट्रेलिया की है वहाँ पे एक फील्ड स्टडी ने केस जो भी इन पे स्टडी किया ट्राइब पे, और एक बुक लिखी, वो है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912। इस वो जो स्टडी करी थी डरखाइम ने अरुंटा ट्राइब पे, उस स्टडी में डरखाइम ने ये पाया कि जो रिलीजन है वो एक एक तरह से सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट करता है। यानी रिलीजन में जो हम जैसे गॉड या टोटेम मानते हैं वो एक तरह से सोसाइटी ही है, और सोसाइटी को हमने एज ए या एक टोटम की तरह बना टोटम का रूप दे दिया, जिससे कि हमें आसानी हो जाए रिलीजन को प्रैक्टिस करने में, क्योंकि पूरी सोसाइटी को वर्शिप करना आसान नहीं है, तो इसलिए उन्होंने एक टोटम बना दिया। तो जब डरखाइम ने एक्सप्लेन किया है कि जब वो जो ट्राइब्स हैं जब वो घूमते घूमते जब भी वो एक साथ एक जगह मिलते हैं तो उन्हें एक कुछ अलग फील होता, कुछ अच्छा फील होता, जो उन्होंने कभी ऐसे अलग अकेले घूमते घूमते नहीं फील किया। तो जब वो एक साथ आते जो वो फील करते उसको डरखाइम ने बोला है कलेक्टिव एफर्वेंस। तो कलेक्टिव एफर्वेंस है कि जब वो कलेक्ट होते हैं एक साथ इकट्ठे होते हैं एक जगह पे, तब वो जो एक वाइब क्रिएट होती है उसको बोला है कलेक्टिव एफर्वेंस। तो डरखाइम ने बोला कि जब वो एक साथ आते हैं पर जब वो वापस अपने काम पे जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, तो फिर उनको वो वैसा फील नहीं होता। तो उन्होंने जो वो फील किया एक साथ, तो उन्हें लगा कि कुछ ऐसे सुपर नेचुरल पावर है इस जगह पे या उस आसपास जो चीज़ थी उसमें। तो उन्होंने उसको वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया कि हमें उस चीज़ के प्रेजेंट होने से हमें ऐसा फील हो रहा है। पर एक तरह से थी वो लोगों के साथ रहने की जो वाइब थी वो ही उन्हें फील हुई थी। तो डरखाइम ने बोला कि जो रिलीजन है वो एक तरह से सोसाइटी का ही वर्शिप होता है रिलीजन में, या फिर सोसाइटी ही रियल डीटी है, कि जो देवता बोलते हैं हम, तो सोसाइटी ही देवता है, पर पूरी सोसाइटी को वर्शिप करना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने एक टोटेम का रूप दे दिया। तो जो टोटेम है वो एम्बलम ऑफ क्लेन बताया डरखाइम ने कि वो जो क्लेन क्या होता है, वो होता है जो काफ़ी फैमिलीज़ को मिला के जो ग्रुप बनता है, तो वो होता है क्लेन। तो जो क्लेन है उसी का प्रतीक है टोटम। तो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी का ही प्रतीक है टोटम। तो डरखाइम ने बोला कि जो टोटेमिज्म है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन है, या फिर ये बोल सकते हैं सबसे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन है। यानी सबसे पहला जो रिलीजन था वो था टोटेमिज्म वाला। तो डरखाइम ने रिलीजन को डिफाइन किया है, और वो इस तरह से है कि रिलीजन इज ए यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस related to sacred things, that is to say things set apart and forbidden, beliefs and practices which unite them into a single moral community for all those who adhere to them। यानी रिलीजन में कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस भी होती हैं, और रिलीजन में जो सिंबल या चीज़ें होती हैं उनको हम सेक्रेड मानते हैं, यानी पवित्र मानते हैं। उनको हम एक अलग जगह पे रखते हैं, उनको फॉरबिडन किया जाता है, उनको मना किया जाता है, यानी रेगुलर एक्टिविटीज़ में यूज़ करना या फिर उस तरह से मना होता है वो। और जो बिलीव्स और प्रैक्टिसेस होती हैं सोसाइटी की, यानी रिलीजन में जो होती है, वो लोगों को एक मोरल कम्युनिटी में बांधती है, वो लोगों को ऐसे एक ग्रुप का एहसास करवाती है, यानी उस कम्युनिटी का पार्ट एक सिंगल कम्युनिटी बन जाते हैं जो लोग उन प्रैक्टिसेस या बिलीव्स में विश्वास करते हैं। तो इसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है रिलीजन के लिए। एक तो बिलीफ सिस्टम होना, और फिर कुछ प्रैक्टिसेस होती है हर रिलीजन की, और रिलीजन में जो चीज़ें होती हैं उनको सेक्रेड मानते हैं, और जो बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हैं वो लोगों को एक सिंगल कम्युनिटी में कंबाइन करती है लोगों को। तो ये 4 चीज़ें हैं।
और जो सेक्रेड है वो तो है पवित्र, और प्रोफेन जो चीज़ें जो मना नहीं होती, जो हमारी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ होती हैं, उनको डर्कहाइम ने बोला था कि वो प्रोफेन होती हैं। तो डर्कहाइम ने कंसेप्ट दिया था सेक्रेड और प्रोफेन का, ये हमें याद रखना है। और टोटेमिज्म हम डिस्कस कर लिया कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन। डर्कहाइम ने जो रिलीजन की स्टडी करी थी उसमें डर्कहाइम ने जो इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट का यूज़ किया था। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट में ये होता है कि जिन जिन सोशल फैक्ट्स को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उनको हम उनका जो प्रभाव होता है किसी दूसरे सोशल फैक्ट पे, मटेरियल सोशल फैक्ट पे, उनका जो प्रभाव होता है दूसरे सोशल फैक्ट पे, उसके थ्रू हम स्टडी करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट हो गया। तो जो टोटेम है वो एक मटेरियल सोशल फैक्ट है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। टोटेम कोई भी किसी पेड़ को या फिर किसी एनिमल का कोई रिप्रेजेंटेशन बना दिया उधर, लकड़ी का या फिर स्टोन का, तो उसको बोलते हैं टोटेम। तो टोटेम एक मटेरियल सोशल फैक्ट है जो सोसाइटी में जो हमारी कलेक्टिव कंसाइंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। पर जो हमारी कलेक्टिव कंसाइंस है वो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है, तो उसको हम डायरेक्टली नहीं स्टडी कर सकते। तो उसको स्टडी करने के लिए हम टोटम को स्टडी करते हैं, उसके आसपास जो एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रैक्टिसेस होती है लोगों की, उनको स्टडी करते हैं। तो ये है इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट जो डर्कहाइम ने रिलीजन की जो स्टडी करी थी अरुंटा ट्राइब पे, उस पर अप्लाई किया था। और डर्कहाइम ने बोला था कि रिलीजन इज़ क्रिएशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी इज़ द रियल डिटी। और फंक्शन क्या है रिलीजन का, ये हमने देखा था कि लोगों को एक साथ लेके आना या सिंगल मॉरल कम्युनिटी में लोगों को बांधना। तो ये है रिलीजन का फंक्शन। तो इसमें जो भी लिखा है सब इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये किसी न किसी तरह पूछा गया है। तो अभी हम देख लेते हैं कुछ बुक्स जो इम्पोर्टेंट है। पहली है डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये है डर्कहाइम की डॉक्टरल थीसिस भी थी ये, और इसी को बाद में बुक एज ए बुक पब्लिश किया था। और नेक्स्ट है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सुसाइड, वो 1897 में पब्लिश हुई है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, जर्नल है लाने सोशियोलॉजिक, या फिर इसको जैसे भी प्रोनाउंस करेंगे फ्रेंच में, वो मेरे को नहीं आता, बस किसी को आता हो तो वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लिख दे भाई कमेंट में। और ये इस्टेब्लिश किया था 1898 में डर्कहाइम और मार्शल मॉस ने, जो डर्कहाइम का नेफ्यू है मार्शल मॉस, तो इन दोनों ने। एक और बुक है इम्पोर्टेंट, वो है प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविक मॉरल्स, ये 1950 में पब्लिश हुई है। तो ये सब हमें याद रखना है। आने वाली वीडियोस में हम फंक्शनलिज्म से ही रिलेटेड कुछ थिंकर्स जैसे पार्सन्स और मर्टन की थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स एंड मेथड्स जो उन्होंने बताए हैं वो सब